क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट बन सकते हैं। बोर्ड के लिए 3 पार्ट्स में आ सकता है। कैसे वो 3 पार्ट्स क्या हो सकते हैं? आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट 0 to π/4 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx इज इक्वल टू π/4। सिद्ध कीजिए कि 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx कितना होता है? π/4। या इतना केवल पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू π/4। या तो ये पूछ सकता है या इसको इस रूप में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये भी आप तैयार कीजिए, ये भी तैयार कीजिए, इसको तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं इसको प्रूफ करूंगा, तब इसको प्रूफ करूंगा, तब ये लिखूंगा लास्ट में। तो आइए आप देखिए, पहले मैं ले लेता हूं I इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx। इसको मैं I के बराबर मान लेता हूं। I इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 है। I इज इक्वल टू 0 to π/2, x को क्या लिखेंगे? π/2 माइनस एक्स, साइन स्क्वायर x को मैंने लिख दिया π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है। साइन स्क्वायर x को क्या लिख दिया? π/2 माइनस एक्स। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, सिंस 0 to a fx dx होता है 0 to a f a माइनस एक्स dx। डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। उसी से मैंने इसको किया। साइन स्क्वायर x को किससे रिप्लेस कर रहा हूं? π/2 माइनस एक्स से, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर x dx इक्वेशन नंबर 2, ये, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को प्लस करिए। I में I को प्लस किया तो ये हुआ 2i। 2i इज इक्वल टू i प्लस i 2i। इसका प्लस कर लीजिए। 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx प्लस ये वाला है 0 to π/2 कॉस स्क्वायर x dx। इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। i और i हो गया 2i। 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx प्लस 0 to π/2 कॉस स्क्वायर x dx। तो 2i इज इक्वल टू, एक ही ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 दोनों जगह। तो मैं इसको लिख दूंगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx। 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1, ठीक हो गया। तो ये तो आपका 1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया, ये तो 1 हो गया, 0 to π/2 dx। यहां आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है। सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू
देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x, तो x अंडर द लिमिट 0 to π/2, तो 2i इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखें π/2, तो π/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो i हो गया 2, इसके नीचे आ जाएगा π/4। ठीक है, i की वैल्यू, और i मैंने क्या माना हुआ है, i मैंने इसको माना हुआ है। इट मीन्स मेरे पास जो रिजल्ट आ गया यहां से, यहां लिख देता हूं 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू π/4। क्लियर हो गया, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx कितना हो गया, π/4 हो गया। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो गया, साइन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू π/4। यदि इतना आता है कि प्रूफ दैट 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू π/4, तो केवल इतना काम करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट भी कर लेता हूं, इसकी वैल्यू कितनी आती है आप देखिए, डियर स्टूडेंट, इसको भी मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल से आपके पास क्वेश्चन आना ही आना है, तो डेफिनेट इंटीग्रल भी आप ठीक से तैयार कर लीजिए एग्जाम के लिए। ठीक है, और सरल क्वेश्चन होते हैं इसके, किसी प्रॉपर्टी पर आधारित होते हैं क्वेश्चन, तो तैयार आप कर लीजिए। चलिए अब मैं इसका दूसरा वाला जो पार्ट है उसको देखता हूँ डियर स्टूडेंट। i इज इक्वल टू, इसको लिख रहा हूं मैं 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, π/2 माइनस एक्स से। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी है डिफरेंट इंटीग्रल की, तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx, तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos π/2 माइनस एक्स का साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स dx, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये समीकरण 1 है। ठीक है, मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई डेफिनेट इंटीग्रल की, सिंस 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। ठीक हो गया, वही प्रॉपर्टी लगाई, cos स्क्वायर बन गया साइन स्क्वायर एक्स। अब एडिंग इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ जाएगा, ये हो गया 2i इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, दोनों इक्वेशन प्लस में हो जाएंगी। अब क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, एक ही इंटीग्रल के अंदर इसको ले लेते हैं, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1, 2i 0 to π/2, ये तो हो गया 1, ये हो गया dx, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है, ये आ गया। अब dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, ये x हो गया अंडर द लिमिट 0 to π/2, अपर लिमिट रखिए π/2, लोअर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू π/2, तो i इज इक्वल टू π/4। i की वैल्यू कितनी होगी π/4, और i क्या है, ये है, इट मीन्स 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू π/4। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट।
तो इससे मेरे पास क्या रिजल्ट आया, दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, साइन स्क्वायर एक्स 0 to π/2, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका π/4 है, और 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स भी आपका π/4 है। दोनों बराबर आ गए ना, आप देखिए ये दोनों बराबर हो गए। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या लिख सकता हूं मैं, इसकी वैल्यू भी π/4 है, इसकी वैल्यू भी π/4 है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π/4। ये इसके बराबर है, वो π/4 के बराबर है, हो गया प्रूव्ड। ये तो लाना था प्रूव करके, प्रूव्ड। ठीक है, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो गया, π/4। बस इस रूप में करना है, कितना सरल है। तो 3 रूपों में पूछा जा सकता है, या तो इसको लाइए, या इसको दिखाइए, या ये। तो जो भी आएगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी में अथवा वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 में अथवा वाला देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में अथवा वाला पार्ट देखिए। 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ये भी डेफिनेट इंटीग्रल का है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में या तो पहले वाला करना था जो मैंने अभी सॉल्व किया, या इसको कोई एक एग्जाम में यदि ऐसा आता है तो ठीक है। अब इसमें भी मैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। इसको मैं आई लिख लेता हूं। आइए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। लेट माना आई इज इक्वल टू 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, माना आई बराबर ही है। ठीक हो गया। अब मैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा लेता हूं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं कि i इज इक्वल टू 0 to π/2, इस x को मैं किससे हटा दूं, π/2 माइनस एक्स से। प्रॉपर्टी है ना, यहां 0 है, 0 to π/2 जैसे यहां पर है, तो इस x को मैं π/2 माइनस एक्स से हटा दूंगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स dx। ठीक हो गया। किस प्रॉपर्टी से लिखा, डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैंने x को किससे रिप्लेस किया, π/2 माइनस एक्स से। तो मेरे पास i इज इक्वल टू हो गया 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, dx। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। डेफिनेट इंटीग्रल की इस वाली प्रॉपर्टी लगा के मैंने इसको इस रूप में लिख दिया। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूं, जोड़ता हूं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर i में i को जोड़ूंगा तो ये हो गया 2i। ठीक है ना,
कितना हो गया, 2i हो गया। चलो यहाँ लिख लेता हूँ, आप देखिए यहाँ लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा और राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगा। तो i में i प्लस किया तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो आप ये देखो कि इनका डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है। स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। तो 2i यहाँ लिख लेता हूँ, इसके बाद 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, अंश में अंश जोड़ देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ये हर समान है, अंश अंश जुड़ जाएंगे, ये ठीक हो गया। इससे इसको काट लेते हैं तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, ये तो सेम हो गया, ये कट जाएंगे तो क्या है यहाँ पर dx आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब मैं थोड़ा यहाँ पर कर लेता हूँ, तो 2i इज इक्वल टू, देखो dx का इंटीग्रेशन कितना हुआ, x अंडर द लिमिट 0 to π/2, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहां लिख लेता हूं इसको। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, यहां आप देखिए ध्यान से, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से यहां पर देखिए, ये हो गया 2i इज इक्वल टू x अंडर द लिमिट 0 to π/2, 2i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा π/2, तो i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया π/4 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात कीजिए का मतलब क्या हुआ, आप लिख देंगे कि दिस इज इक्वल टू, लास्ट में यहां पर मैं आंसर लिख लेता हूं डियर स्टूडेंट, ठीक है। वैल्यू आपको चाहिए तो लास्ट में मैं आंसर लिख लेता हूं, आप देखिए 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π/4। इसको सॉल्व करके कितना आ गया, π/4 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सरल क्वेश्चन होते हैं, जरूर तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दर्शाए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, मैं बना लेता हूँ। देखिए ये कोई ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टेक्स हैं, इसको थोड़ा सा मैं चलो ये तो समझने के लिए ट्रायंगल समझने के लिए बना रखा है। आप देखिए ये इसका ए वर्टेक्स है, ये बी है और ये सी है। इस बिंदु का स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश है ए, इसका स्थिति सदिश है बी, इसका स्थिति सदिश है सी।
आपके पास कई ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्थिति सदिश किसे कहते हैं, डेफिनेशन आ सकती है। तो किसी बिंदु की स्थिति को जब हम मूल बिंदु से किसी सदिश के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह उसका स्थिति सदिश होता है उस बिंदु का। किसी बिंदु की स्थिति को जब मूल बिंदु के सापेक्ष देखा जाता है तो जो वेक्टर उसको डिनोट कर रहा है उस बिंदु की स्थिति, उसका नाम है स्थिति सदिश। और ये हमेशा ओरिजिन से देखा जाता है, मूल बिंदु से। ठीक है, तो माना मैं कहूँ यहाँ कहीं मूल बिंदु है, ओरिजिन यहाँ है, मैं कहता हूँ ओ, तो ओ ए, देख रहे हैं, ओ ए वेक्टर जिसका नाम है ए, ये दिया हुआ है आपको क्योंकि ए का स्थिति सदिश ये है। तो ओरिजिन के सापेक्ष इसकी स्थिति, तो इसको मैं इससे ज्वाइन करूंगा तो ओ ए वेक्टर हो गया। ओ ए वेक्टर ए है, वो है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, ओ बी, इस बी का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। जब स्थिति सदिश बोल दिया इसका मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष देख रहे हैं, तो ओ बी इज इक्वल टू बी, ये हो जाएगा, बी है आपके पास 2i माइनस j प्लस के। और बिंदु सी का स्थिति सदिश ओसी, ओसी हो जाएगा सी है i माइनस 3j माइनस 5k। ए वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस 4k, बी है 2i माइनस j प्लस k, सी है i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, अब क्या निकालते हैं डियर स्टूडेंट, मैं निकालता हूं ए बी वेक्टर निकालता हूं। ए बी वेक्टर कौन हुआ, ए से बी की ओर दिष्ट, ये ए बी वेक्टर है। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए, याद रखना। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, इसके स्थिति सदिश में से इसके स्थिति सदिश को माइनस करना है, इसके पोजीशन वेक्टर में से इसका पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी मेरे पास ये है, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ओ बी आपका बी है, ओ ए आपका ए है। तो ए बी इज इक्वल टू बी वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस जे प्लस के माइनस ए वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन चिन्ह बदले, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो हो जाएगा माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k। ठीक हो गया, तो मेरे पास जो ए बी वेक्टर बना वो कितना बन गया, 2i माइनस 3i, तो माइनस i, ठीक है, माइनस j प्लस 4j, तो ये हो गया प्लस 3j, और प्लस के प्लस 4k, तो ये हो गया 5k। ठीक है, तो यहां पर मैं ए बी वेक्टर लिख लेता हूं, सेव कर लेता हूं इसको। ए बी वेक्टर मेरे पास आ गया माइनस i प्लस 3j प्लस 5k, ये आ गया ए बी वेक्टर। ऐसी मैं बी सी वेक्टर निकाल लेता हूं। ठीक है, बी सी वेक्टर मेरे पास कैसे निकलेगा, बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। अब देखिए एक तरीका है क्वेश्चन करने का, तो आप समझ लीजिए और इसको तैयार कीजिए एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं हम निकालते हैं बी सी वेक्टर। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, बिना मेरे बताए आप कह सकते हैं कि बी सी वेक्टर कैसे निकालेंगे। बी सी वेक्टर निकलेगा, बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, तो हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, और ओ सी कितना है, ओ सी सी है, सी वेक्टर माइनस ओ बी मतलब बी वेक्टर।
तो बी सी वैक्टर इज इक्वल टू सी क्या है, सी हमारे पास है आई -3j -5k माइनस बी वैक्टर है 2i -j प्लस के, सी माइनस बी, सी है आई -3j -5k माइनस बी है 2i -j प्लस के। तो बी सी वैक्टर हो गया i -3j -5k, इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव, बन जाएगा नेगेटिव, -2i प्लस j माइनस के एंड बी सी वैक्टर इज इक्वल टू i -2i कितना हो गया -i -3j प्लस j हो गया -2j -5k माइनस के हो गया -6k। तो हमारे पास बी सी वैक्टर हो गया -i -2j -6k, ये हो गया बी सी वैक्टर। ठीक है, अब वेक्टर रूल क्या है, ए बी बी सी, तो ये होगा ए सी। इन दो वेक्टरों को प्लस करके इनका रिजल्टेंट ऐसा दिया जाएगा, इन दो सदिशों को जोड़ करके इनका परिणामी ऐसा दिया जाएगा ए सी वैक्टर के रूप में। तो अब मैं निकाल लेता हूं वेक्टर ए सी। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा आपके। तो ए सी वैक्टर कैसे निकालूंगा, ए सी वैक्टर मैं कैसे निकाल दूंगा, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए। सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो ओ सी माइनस ओ ए, तो ए सी बराबर ओ सी क्या है सी वैक्टर माइनस ओ ए क्या है ए वैक्टर। तो सी वैक्टर में हमारे पास ये है आई -3j -5k माइनस ए वैक्टर है 3i -4j -4k। तो ए सी वैक्टर हो गया i -3j -5k, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, -3i + 4j + 4k। तो ए सी वैक्टर इज इक्वल टू i -3i, तो ये हो जाएगा -2i -3j + 4j, तो ये हो गया +j -5k + 4k हो जाएगा -k। तो ए सी वैक्टर आपका कितना हुआ, ए सी वैक्टर हो जाएगा -2i + j -k। हो गया, ये वेक्टर भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि ये जो वर्टेक्स है ना, ये जो शीर्ष हैं, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, या इसके बीच में 90 का है, या इसके बीच में, किसी एक के बीच में होगा। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसकी तो मुझे आवश्यकता नहीं है। अब मैं क्या करूँगा डियर स्टूडेंट, मैंने ये सब निकाला हुआ है यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। देखो, मैंने दिखाना है कि यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मैं यदि इसका डॉट करूँगा, तो इसका डॉट करके +1, ये -6 और ये -30, ये 0 नहीं हो रहा है। मतलब ए बी और बी सी का डॉट करूँगा, तो यदि 0 आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन इन दोनों का यदि 0 आता है, तो मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये तो नहीं हो रहा है। इसके बीच देखिए, इनका डॉट बनाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा +2, ये -2, ये 0 हो जाएगा, ये +6, ये भी 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसके बीच में भी 0 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल नहीं है। अब इस वेक्टर है, इसका डॉट करते हैं ए बी और ए सी का। तो ए बी और ए सी, इसका डॉट किया +2, इसका डॉट किया +3, तो +5 हो गया।
और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, -5 प्लस वाई और -5 क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ए बी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, ए बी है -i प्लस 3j प्लस 5k, इसका डॉट मैंने ए सी के साथ बनाया -2i प्लस j -k। अब यहाँ आप डॉट प्रोडक्ट भी सीखेंगे, आपको आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, पर आप जानते हैं, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। i डॉट i 1 और -2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो +2, i का j के साथ डॉट 0, i डॉट j 0 होता है, i डॉट के 0 होता है, तो इसका तो इसके साथ, केवल इसके साथ आएगा, j का i के साथ 0, j का डॉट k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, तो j का j के साथ 1, तो 1 × 3 +3, k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1 पर +5 का -1 से मल्टीप्लाई तो -5, तो ये कितना हो गया, 3 + 2 5 -5 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसके और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। ए बी डॉट ए सी इज इक्वल टू 0, ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी आपका 0 हो गया। इसका मतलब ए बी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए सी वैक्टर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, लंब है, ए बी ए सी पर लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। दिस इंप्लाइज दैट, ये हमने प्रूफ कर लिया कि 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 90 नहीं है। और किसी ट्रायंगल में केवल एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, एक 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी के जो वर्टेक्स हैं ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब मैं लिख दूंगा कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब बिंदु ठीक है, बिंदु ए बी व सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बस ये है, हो गया क्वेश्चन। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और बताता हूं, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल मैंने 90 शो कर दिया, दिखा दिया कि 90 अंश का है। एक तरीका आपको और बता देता हूं यहां पर, अब तो जो आपको सही लगे उससे आप एग्जाम में करना। एक तरीका और बता देता हूं, जब मेरे पास ए बी वैक्टर निकल गया है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, परिमाण इसका निकाल लेता हूं, मतलब इसकी लेंथ निकाल लेता हूं, तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी का परिमाण। अब एक चीज़ आप यहाँ से भी सीख रहे हैं, वैसे आप सब जानते हैं ए बी का परिमाण कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट -1 स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25 और 9 25, 9 34 अरे 35, तो स्क्वायर रूट ऑफ 35। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस होता है। और मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी का परिमाण इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो गया 35। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड, बी सी का परिमाण आई का गुणांक -1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस के -6 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, 40 और 1 41, स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ गया 41। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए,
ए सी का मैग्नीट्यूड निकालिए, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ, आई का कोफिशिएंट -2 स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट -1 4 5 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ा है। इसमें आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 41 बराबर 35 धन 6। इसको और इसको प्लस करूंगा तो इसके बराबर आ रहा है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर कितना है 41 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी स्क्वायर 41 है। इसका स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 35 है प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का स्क्वायर कितना है 6, तो कितना हो गया 41 इज इक्वल टू 41। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये विकर्ण बन गया, ये हाइपोटेन्यूज बन गया। बी सी जो है इस समकोण त्रिभुज का विकर्ण है। किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग यदि दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। और ये वाली भुजा जिसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है, ये वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, हाइपोटेन्यूज। और कर्ण के सामने की भुजा कहलाती है, कर्ण के सामने का कोण कहलाता है, कर्ण के सामने का कोण वो 90 डिग्री होता है। ये कर्ण बन गया ना, क्योंकि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये तो समकोण त्रिभुज होगा, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर प्रूफ हो रही है। तो इसका मतलब अब आप लिख देंगे बी सी विकर्ण है। ठीक है, इसका मतलब त्रिभुज बी ए सी समकोण त्रिभुज है तथा कोण ए बराबर 90 डिग्री, क्योंकि एक कर्ण बन गया, कर्ण के सामने का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब एक लाइन लिख लीजिए कि बिंदु ए बी सी समकोण त्रिभुजों के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो जिस विधि से चाहो उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु ए बी और सी है। इसमें 3 हैं, एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल है ये, इसलिए इसको वेक्टर मेथड से करेंगे आप। एक तो उधर आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी है ना, उधर मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, वहाँ उसका तरीका दूसरा है, याद रखना। ठीक है ना, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे कुछ है ना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इस टाइप का ना वहाँ डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है, सारणिक वाला चैप्टर है। एक ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स हैं x1, y1, दूसरा है x2, y2, तीसरा है x3, y3। ये माना ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो इसको आप डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे। कैसे होता है, एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। बस इस डिटर्मिनेंट को खोल लेना, 1/2 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो ये एरिया निकल जाएगा। पर ये एरिया अलग है, यहाँ 2 डायमेंशनल है, ये द्विविमीय है, ये एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई जेड है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत करना आप। ठीक है ना, इसको वेक्टर मेथड से करना है हमने। जो मेथड आपने पढ़ा है ये वेक्टर मेथड वाला है। ठीक है, सारणिक वाला क्वेश्चन अलग है वो। अब आप देखो, एक ट्रायंगल मैं बनाता हूं यहां पर, डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से। ए बी
सी। ठीक हो गया। ए बिंदु के शीर्ष हैं, ए बिंदु के निर्देशांक 1 1 1, बी पॉइंट के निर्देशांक हैं 1 2 3 और सी पॉइंट के निर्देशांक हैं 2 3 और 1। ए बिंदु के निर्देशांक 1 1 1, बी के निर्देशांक हैं 1 2 3 और सी के निर्देशांक हैं 2 3 और 1। ठीक हो गया। ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। मैं इसका एरिया वेक्टर मेथड से निकालूंगा। ऐसी क्वेश्चन आपके पास समांतर चतुर्भुज का एरिया के निकालने के लिए भी होता है, उसको भी कर लेना। कई बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। एक समांतर चतुर्भुज है या आयत है या वर्ग है, ए बी सी डी, ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, एडजेसेंट साइड संलग्न भुजाएं दी हुई है वेक्टर के रूप में। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, या इस आयत का क्षेत्रफल निकालिए, या इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। क्योंकि आयत भी क्या है? समांतर चतुर्भुज। वर्ग भी क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो इसका एरिया हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 4 मार्क्स का पूछा जाता है, वेरी सिंपल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? यदि मैं इसको ए बी वैक्टर कह दूं और इसको मैं ए सी वैक्टर निकाल दूं, ए बी वैक्टर निकाल दूंगा, ए सी वैक्टर निकाल दूंगा, क्योंकि संलग्न भुजाओं के अलोंग ऐसे ए बी वैक्टर निकालूंगा, ए सी वैक्टर निकालूंगा। और ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे दिया जाएगा? यदि मैं इसको वेक्टर ए मान लूं, इसको वेक्टर ए बी मान लूं, तो ये हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इन दोनों में अंतर देखिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल इसे दिया जाएगा, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड लीजिए और उसको 2 से भाग करिए। यहां 2 से भाग नहीं करेंगे, ये दोनों में अंतर आपको देखना है। ठीक है। जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो आप तैयार रहिए। और सरल भी है, क्योंकि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको सीखना है और डॉट प्रोडक्ट भी सीखना है। यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा, वेक्टरों का सदिश गुणन। तो पहले मैं ए बी वेक्टर निकाल लेता हूं, ठीक है ना। ए बी वेक्टर निकालूंगा तो कैसे हो जाएगा? ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, बड़ा ध्यान से देखिए। इस बिंदु के निर्देशांक 1 1 1 है, इसके निर्देशांक 1 2 3 है। यदि मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा तो इसमें से ये घटेगा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। आपने पढ़ा है कोई ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हैं, दूसरा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं। यदि आपने ए को बी से मिलाया तो ए बी वेक्टर कैसे निकलता है? x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ए बी वेक्टर x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k ऐसे निकलता है। तो ऐसी मैं क्या निकाल दूंगा? ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर कितना होगा? तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? इसमें इसको माइनस करिए, 1 माइनस 1 i प्लस इसमें से इसको माइनस करिए 2 माइनस 1 j प्लस इसमें से इसको माइनस करिए 3 माइनस 1 k। तो ए बी वेक्टर हो जाएगा, ये तो हो गया 0, 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा j और 3 माइनस 1 ये हो गया 2k। ए बी वेक्टर मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया। अब मैं निकाल दूंगा ए सी। तो ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा? ए सी वेक्टर, ए सी इसमें से घटेगा 2 माइनस 1 i, ठीक है।
3 माइनस 1j प्लस 1 माइनस 1k। ठीक है, तो ए सी वैक्टर हो गया 2 माइनस 1 1, तो i प्लस 2j और ये तो 0 हो गया। अब मेरे पास ये वेक्टर भी निकल गया और ये भी निकल गया। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या करेंगे, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्या ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी क्रॉस ए सी, क्रॉस प्रोडक्ट लो और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है ना, तो अब देखो ए बी क्रॉस ए सी कितना हो जाएगा, आई जे के, ए बी 0i तो 0, जे 1, के 2। ठीक है, ए सी, अब यहां पर आई की जगह आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 2, के है नहीं तो मैं के को 0 के लिख देता हूं, ये है यहां रखा तो 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां पर आई नहीं है तो 0i, तो 0, इसका कोफिशिएंट 1 2, 1 2 0, तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू आई, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, इसकी गुणा इससे 0, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, माइनस जे, डिटरमिनेंट को ओपन कर रहा हूं, माइनस जे कैसे होगा, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, इसकी गुणा इससे 0, ये हो जाएगा -2 प्लस के टाइम्स ऑफ, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, 0, ये हो जाएगा -1। तो ये आया कितना, हमारे पास आ गया ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू आ गई -4i। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2j माइनस के, ये आ गया हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी हो गया -4i प्लस 2j माइनस के हो गया डियर स्टूडेंट। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे इनका एरिया फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई का गुणांक -4 -4 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 2 2 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक -1 -1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 4 + 1, 16 4 20 और 1 21, स्क्वायर रूट ऑफ 21। ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी आ गया ये। ठीक है, तो एरिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, यह मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, तो 1/2 इंटू इसकी वैल्यू मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 21 आई है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 21/2 इसको लिख देंगे वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एक चीज आपको यहां पर और ध्यान देना है, और ध्यान क्या देना है कि कौन कौन से वेक्टर ले जाएंगे, आउटगोइंग वेक्टर, एक बिंदु से जो बाहर की ओर निकल रहे हैं, देखो ये भी यहां से बाहर निकला, ये भी यहां से बाहर निकला, इसलिए ए वाले वेक्टर लेने हैं। ठीक है, कितना सरल है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो या तो समांतर चतुर्भुज का एरिया पूछेगा या स्क्वायर का पूछेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए डियर स्टूडेंट, रेखाएं जिनके समीकरण निम्नवत हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं हैं, एक रेखा का समीकरण ये है, एक रेखा का समीकरण ये है। ये रेखा का वेक्टर रूप में इक्वेशन है, सदिश रूप में रेखा का समीकरण है, सदिश रूप में रेखा का समीकरण है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक हो गया? ठीक है, तो दो रूपों में आपको न्यूनतम दूरी का सूत्र पूछा जा सकता है। एक तो वेक्टर रूप में हो और दूसरा रूप कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में रेखा के समीकरण दे रखे हैं और तब उनके बीच की दूरी निकालनी है, तो तैयार कर लीजिए। कार्तीय रूप में कार्टेशियन फॉर्म में रेखा की इक्वेशन दी हुई हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। उस क्वेश्चन को भी तैयार रखिए। एक क्वेश्चन कर लीजिए, किसी भी टाइप का आप सॉल्व कर लेंगे। वेक्टर फॉर्म में लाइंस के इक्वेशन है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। ठीक है ना? तो इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं, दोनों तरीके से करना है। जब रेखाओं के, दोनों रेखाओं के समीकरण कार्टेशियन में दे रखे हैं, कार्तीय रूप में दे रखे हैं, तब भी उनके बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र कैसे यूज करते हैं वो आप तैयार कर लीजिए। बुक में सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, और वेक्टर रूप में है तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी वो मैं सॉल्व यहां पर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो रेखाओं के समीकरण, रेखाओं के समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन्स R is equal to I plus J plus lambda times of 2I minus J plus K, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन R is equal to 2I plus J minus K plus mu times of 3I माइनस 5J प्लस 2K, इक्वेशन नंबर 2। एक रेखा का समीकरण है R इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा टाइम 2I माइनस जे प्लस के। दूसरी रेखा का समीकरण R इज इक्वल टू 2I प्लस जे माइनस के प्लस म्यू टाइम्स 3I माइनस 5J प्लस 2K। एक बार फिर मिला लेता हूँ, इक्वेशन मैंने ठीक लिखी हुई है। R इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2I माइनस जे प्लस के, और R इज इक्वल टू 2I प्लस जे माइनस के प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3I माइनस 5J प्लस 2K। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखो समीकरण 1 व 2 की तुलना R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 व R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 से करने पर इसका कंपैरिजन इससे, यही तो है वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, और ये भी वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है, तो इसका कंपैरिजन इससे। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 कितना आया, A1 ये वाला A1 प्लस लैम्डा B1, ये A1 है ये B1 है, तो A1 हो गया I प्लस जे, B1 क्या हो गया, B1 ये हो गया 2I माइनस जे प्लस 2K। ठीक है, इसका कंपैरिजन इससे तो A2 ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 2I प्लस जे माइनस के प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3I माइनस 5J प्लस 2K। A1 ये, B1 ये, A2 ये, B2 ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिए रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, अब मैं सूत्र लिख देता हूं, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी
आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, दो रेखाएं हैं, उनके बीच के लंबवत दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये होता है डियर स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ A1। सूत्र आपको याद होना चाहिए 1 मार्क्स को, तो 1 मार्क्स का तो फॉर्मूला ये है। यदि आपने फॉर्मूला सही लिख दिया तो 1 मार्क्स आपको एग्जामिनर दे देंगे। तो B1 क्रॉस B2 डॉट डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो समझ लो आपका 1 मार्क्स तैयार हो गया। ये अब क्या करना है, सीधे ये वैल्यूज नहीं रखनी है यहाँ, इसको अलग सॉल्व करिए, इसको अलग सॉल्व करिए, फिर पूरे को सॉल्व करिए अलग सा, फिर इसको सॉल्व करिए और तब रखनी इसमें वैल्यू। ठीक है, तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लेता हूँ। अब इससे आपका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का भी सीख रहे हैं आप, वेक्टरों का सदिश गुणन आप सीख रहे हैं, I J K। B1 क्या है, B1 ये है, तो यहां हो जाएगा 2 माइनस 1 2। ठीक है, ओके, यहां थोड़ा गलत होगा, स्टूडेंट ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा हो यहां गलत हो गया, मैंने B2 की जगह कुछ और लिख दिया। A2 ये है, B2 कितना है, A2 ये है 2i प्लस जे माइनस क्या, अरे B2 है एक्चुअली 3i माइनस 5j प्लस 2k। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसे करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट 3 माइनस 5 2, तो ये कितना हो गया i, ये भी कट गया, ये भी कट गया, माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है, माइनस जे ये भी हट गया, ये भी हट गया, 2 दूने 4 माइनस 3 दूने 6 प्लस के, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, माइनस 10, ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3 1, तो एक नेगेटिव अपने ओर से लगाते हैं, तो ये आ गया मेरे पास 8i। ठीक है, ये माइनस 2 प्लस 2j और माइनस 7k। मेरे पास जो B1 क्रॉस B2 आया, ये कितना आ गया, ठीक लिखा मैंने, एक बार फिर देखो, B1 तो ये है 2 माइनस 1, ओके ये गलत हो गया डियर स्टूडेंट, ये मैंने 2 लिख दिया है, देखो B1 तो ये है ना, B1 कौन सा है, ये वाला है B1, 2i माइनस जे प्लस के एक्चुअली, ओहो ये प्लस के है, ये A2 है 2i प्लस जे माइनस के, ये B2 है 3i माइनस 5j प्लस 2k। ठीक हो गया, ये है A1 i प्लस जे, ये है B1 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, ये है A2 2i प्लस जे माइनस के, और ये है B2 3i माइनस 5j प्लस 2k। तो थोड़ा इसे करेक्ट कर लेते हैं, B1 क्रॉस B2 में पहले इसके कोएफिशिएंट लिखूंगा 2 माइनस 1 2 माइनस 1, ये 1 है डियर स्टूडेंट, ये 1 है 1। ठीक है, अब देखो जब i का निकाला तो ये भी छोड़ दिया, फिर से इससे कैलकुलेट कर लेता हूं, आपको कंफ्यूज ना हो, ये एक्चुअली 2 नहीं बल्कि 1 ही है, k है केवल, तो यहां पर हमने कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। अब आप देखो ये कितना हो गया, i, इसको भी छोड़ा, इसको भी छोड़ा, माइनस 2 प्लस 5 तो 3, माइनस 2 प्लस 5 3, माइनस j, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 4 माइनस 3 तो 1, प्लस k टाइम्स, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, माइनस 10 प्लस 3 तो ये माइनस 7, तो ये हो गया 3i माइनस j माइनस
7 के, तो मेरे पास B1 क्रॉस B2 आ गया कितना, 3i माइनस जे माइनस 7 के, ये हो गया B1 क्रॉस B2। ठीक है, ठीक है। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, जो कुछ मुझे फॉर्मूले में निकालना है उसको मैं निकाल लेता हूं। देखो B1 क्रॉस B2 मैंने ये निकाल दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। परिमाण तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, यहाँ लिख दूंगा, चलो यहीं पर लिख देता हूँ, B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 9 + 1 10, ठीक है, 49 59 हो गया। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 59 आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना A2 माइनस A1, तो यहां पर निकाल लेता हूं, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू ये है 2i प्लस जे माइनस के माइनस A1 ये है i प्लस जे, तो A2 माइनस A1 कितना हो गया, 2i प्लस जे माइनस के, खोले इसको, माइनस i माइनस जे, दिस इज इक्वल टू 2i माइनस i जे ये कट गया और ये हो गया माइनस के, तो मेरे पास A2 माइनस A1 भी आ गया, मेरे पास B1 क्रॉस B2 भी आ गया, मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। और एक चीज डियर स्टूडेंट मैं और निकाल देता हूं, क्या निकाल देता हूं, देखिए फॉर्मूले में जो है उसको मैं अलग अलग कैलकुलेट कर रहा हूं। अब मैं इस पूरे को निकाल देता हूं, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 कितना होगा, B1 क्रॉस B2 मेरे पास क्या है, ये वाला वेक्टर है 3i माइनस जे माइनस 7 के, उसका डॉट A2 माइनस A1 आ गया i माइनस के। अब देखो i का डॉट i के साथ 3, i का डॉट j के साथ 0, इसके साथ k के साथ 0, इसका डॉट इसके साथ 0, इसका डॉट इसके साथ 0, इसका डॉट इसके साथ 1, k डॉट के 1, और 7 माइनस 7 इंटू -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, सॉरी 7 हो गया ना, 7, तो ये हो गया 10। यहाँ पर आपको पढ़ाते पढ़ाते, चलो तो बाद में बताता हूँ, पहले मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक खास चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आप देखिए मेरे पास क्या क्या आया है, मेरे पास न्यूनतम दूरी d बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट B2 B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, ये मेरे पास 10 आया हुआ है, 10 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये कितना आ रखा है, 59 आ रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 59, भाई ये हो गया। इस सब मैंने निकाला हुआ है, ये आया, ये वैल्यू जो है ना ऊपर की ये 10 है, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो आ रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 59। तो अब ये हटा दीजिए, नेगेटिव तो कहीं है नहीं, यदि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये हो जाएगा 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 59, ऐसा लिख दीजिए, या स्क्वायर रूट ऑफ 59 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो ऐसा भी हो सकता है 10 स्क्वायर रूट ऑफ 59 बाई 59, स्क्वायर रूट ऑफ 59 को गुणा यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 59 स्क्वायर रूट ऑफ 59 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 59 59 होगा, ये आ गया, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो या तो ऐसा रखिए, ऐसे रहने दीजिए, छोड़ो, या और आगे माना बाय द वे ऐसा उसने प्रूफ करने के लिए दे दिया, तो ऐसा भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ मुझे ध्यान आ रहा था कि छोटी छोटी चीज़ें कई बार स्टूडेंट्स गलत कर लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सही कर लेते हैं,
और छोटी छोटी चीज़ें कभी गलत कर लेते हैं और तब बाद में पछता देते हैं कि ओहो इतना सरल मैं गलत कैसे कर गया एग्ज़ाम में। देखिए थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। आप देखिए ये एक्स सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस का लॉन्ग इकाई वेक्टर आई, वाई एक्सिस का लॉन्ग इकाई वेक्टर जे, जेड एक्सिस का लॉन्ग इकाई वेक्टर के। ठीक है, इकाई वेक्टर, इकाई वेक्टर का मतलब हुआ क्या होता है इकाई सदिश का मतलब इसका मैग्नीट्यूड बराबर इसका मैग्नीट्यूड बराबर इसका मैग्नीट्यूड बराबर 1। यह है इकाई। जिस सदिश का परिमाण इकाई हो वो इकाई सदिश है। ठीक है, अब मेरे पास यदि क्या है आई डॉट जे है, आई डॉट जे क्या होगा, आई और जे के बीच में 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो दो वेक्टर यदि 90 अंश के कोण पर हैं और डॉट प्रोडक्ट है तो सीधा जीरो। आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, के डॉट जे जीरो। पर यदि मैं आई डॉट आई करूंगा, आई डॉट आई करूंगा तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। क्योंकि याद रखना वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर, तो इसका 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1। तो इसका मतलब कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। एक तो इसको याद रखना। ठीक हो गया। अब देखो यदि मैं आई क्रॉस आई करूंगा, आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई जीरो होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई और आई के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, साइन जीरो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। अच्छा, अब एक चीज़ और बताता हूँ कि यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ, जैसे क्या करते हैं, इसको आई मानते हैं, इसको मानते हैं जे, इसको मानते हैं के। यदि आप आई और जे का क्रॉस करेंगे, आई क्रॉस जे, ये 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, तो आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में आई क्रॉस जे बराबर होगा के। ठीक है, जे क्रॉस के बराबर आई, और तीसरा हो जाएगा के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, पर यदि उल्टा हो गया, जैसे माना आई क्रॉस जे तो के है, पर जे क्रॉस के यदि लिया, जे क्रॉस आई, तो दिशा ये होगी ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दक्षिणावर्त, तो जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के। याद रखना जे क्रॉस आई बराबर माइनस के, आई क्रॉस जे बराबर के और जे क्रॉस आई बराबर माइनस के। आई क्रॉस के, अब देखो ये आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। ठीक है ना, डायरेक्शन का ध्यान रखना, इसको याद रखना इसको। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए